हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके बीच आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके समझ उपलब्ध है। आज हम लोग फिर से देखेंगे कि बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम क्लोज आते हैं, विद्यार्थियों के बीच, विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न होंगे, प्रश्न का लेवल क्या होगा, कैसे हम उस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे, इन तमाम तरह की जो बातें हैं मन में उठते रहते हैं। लेकिन हम विद्यार्थियों से कहेंगे आपको कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम जस्ट वैसा ही एग्जाम आप महसूस कीजिए जिस तरह से आप अपने इंस्टीट्यूट में टेस्ट के रूप में देते हैं, चैप्टर वाइज हो, मल्टीपल चैप्टर वाइज हो, बस वही महसूस कीजिए। एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर के बोर्ड एग्जाम महसूस करके अगर आप एग्जाम देंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा कि आप बहुत सारे कंटेंट जानते हुए भी आप उसका हल नहीं कर पाएंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप उन सारे टेंशन और तनाव को दूर कर लीजिए और परीक्षा के दिन ये महसूस कीजिए कि हम आज अपने इंस्टीट्यूट का एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। क्योंकि हर चीज हमारे दिमाग से होती है। अगर हम दिमाग को जिस तरह से सेट करते हैं ना, हमारे शरीर में जो उसकी प्रतिक्रिया है उसी रूप में होती है। तो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे ही कंटेंट लाए हैं ताकि आपके दिमाग से कम बायोलॉजी का जो फोबिया है, डर है बोर्ड एग्जाम को लेकर, वो खत्म हो जाए। क्योंकि आप इन सभी टॉपिक अगर बढ़िया से पढ़ते हैं और उन सारे टॉपिक्स को समझते हुए अगर आप उतना बोर्ड एग्जाम के दिन डिलीवर कर देते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो बेहतर जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स बायोलॉजी में मिलेंगे। आज हम उसी कंटेंट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं आपके कंटेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अगर आप, हमने इसलिए कोटेशन दिया है कुछ घंटे के क्लास जिनसे बेहतर हो सकती है आपकी 12वीं बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट। इसलिए आप अपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो के हर एक कंटेंट्स को आप देखिए और एक एक कंटेंट्स को नोट भी करिए ताकि आपको जहां पर लगे कि कंटेंट हम समझ नहीं पाए तो वीडियो के माध्यम से आपको जो चीजें दी जा रही है आप उसको रिपीट कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया है तो 2 बार 3 बार जितनी बार आप चाहे इस वीडियो को देख सकते हैं और तब तक देखिए जब तक आपको समझ में ना जाए ताकि आपके हर एक परेशानी सॉल्व हो जाए। तो आज अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे का जो कंटेंट है इसके रिगार्डिंग। ये हमारा 5th चैप्टर के कुछ कंटेंट है और वो कंटेंट है जेनेटिक्स। क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप की क्वेश्चन में कि जेनेटिक्स क्या है। इसको हिंदी में हम लोग आनुवांशिकी कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम माता पिता तथा संतान के समान या असमान गुणों का अध्ययन करते हैं। यानी माता पिता के समान और असमान गुणों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए कि जेनेटिक्स क्या है, या उसी को हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आनुवांशिकी क्या है। तो आनुवांशिकी की परिभाषा इसी सरल भाषा में आप लिख करके देंगे तो आपको जरूर इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन है हेरिडिटी क्या है, आनुवांशिकता, जिसको हिंदी में आनुवांशिकता कहा जाता है। इसके डिफिनेशंस आपको लिखने हैं कि संतान में पैतृक मतलब
पेरेंट के लक्षणों के संचरण यानी ट्रांसमिशन को आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए कि हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, तो उसकी परिभाषा यही है कि संतान में जो पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो पेरेंट्स से ट्रांसमिट होकर बच्चों में आते हैं, वो कहलाता है आनुवांशिकता। इसी को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो कंटेंट है हेरिडिटरी कैरेक्टर, जिसको हिंदी में आनुवांशिक गुण कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आने की प्रबल संभावनाएं हैं कि हेरिडिटरी कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि आनुवांशिक गुण क्या है। इसकी परिभाषा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने वाले गुण को आनुवांशिक गुण या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा गुण जो आपके ग्रैंडफादर्स में थे, ग्रैंडफादर से आपके फादर में आए, आपके फादर से आप में आए, तो कुछ ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट हो रहा हो, तो वैसे गुण को ही हम लोग कहते हैं ना हेरिडिटरी कैरेक्टर। ये चीजें महत्वपूर्ण है, ये 3 टॉपिक्स जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि इसके संबंधित जो प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए तो आप आसानी से और एक सरल भाषा में इसके उत्तर लिखेंगे, तो जरूर ऐसी संभावना होगी कि आपके जो भी मार्क्स होंगे, अगर ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो जरूर आपको 2 नंबर इस प्रश्न के इस तरह से उत्तर लिखने पर जरूर मिलेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं, जो आगे का जो कंटेंट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उस कंटेंट के बारे में। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता। आप इसको क्लास 10 से पढ़ते आ रहे होंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स के जो फादर कहलाते हैं, आनुवांशिकी का जो पिता कहलाता है, क्योंकि आनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जी.जे. मेंडल। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ऐसे आप शॉर्ट में देखते होंगे लिखा हुआ मिलता है सिर्फ मेंडल, तो आप इसको जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल या सिर्फ मेंडल भी कह सकते हैं। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे वही सबसे पहले आनुवांशिकी का खोज किया था। जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहला जानकारी देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट यही थे। आपको हमने यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से उनका चित्र भी प्रदर्शित किया है, यही ग्रेगर जोहान मेंडल है। इसी को जी.जे. मेंडल कहा जाता है, जी फॉर ग्रेगर, जे फॉर जोहान और मेंडल। तो ये ग्रेगर जोहान मेंडल है जो आनुवांशिकी के पिता अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल जेनेटिक्स का जो रिसर्च कर रहे थे, वो रिसर्च कार्य 1857 से 1865 यानी 1865 टू 1857 टू 1865 तक उन्होंने रिसर्च करने का काम किया। ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में हम आपको बता दें, ग्रेगर जोहान मेंडल एक बॉटनिकल साइंटिस्ट थे, और एक बॉटनिकल साइंटिस्ट होते हुए वो एक मठ के पादरी थे। मठ यानी जो हर धर्म का एक मठ होता है, जैसे अगर देखा जाए तो हिंदूज रिलेशंस में तो एक मंदिर होता है, मस्जिद में मुस्लिम्स रिलीजन में देखेंगे तो एक मस्जिद होता है। वैसे क्या है कि हर एक क्रिश्चियन धर्म में एक चर्च होता है, तो वैसे ये एक चर्च के पादरी थे यानी फादर थे ग्रेगर जोहान मेंडल, और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया का एक स्थान था जिसका नाम था ब्रून, ये ब्रून के रहने वाले थे ग्रेगर जोहान मेंडल। और ये चर्च में जब रह रहे थे तो ये एक बॉटनिकल साइंटिस्ट थे। स्वाभाविक है कि अगर आप जिस चीजों में रुचि रखेंगे तो आपको वो कार्य करने में अच्छा लगेगा। तो ये एक पादरी भी थे, फादर भी थे, यानी चर्च के पुजारी भी थे, और उस चर्च में बहुत सारा खाली एरिया ऐसे ही पड़ा हुआ था, और वहीं पर ये अपने रिसर्च के लिए
एक पौधे को लगाया और वो पौधा था पी यानी मटर। मटर के पौधे को उन्होंने लगाया, मटर की वैरायटीज को लगाया और लगा करके उस पर रिसर्च करना शुरू किया, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के संबंधित। और ये 1857 से उन्होंने शुरू किया और 1865 में उन्होंने अपने रिसर्च के सारे कार्य जो जेनेटिक्स से संबंधित थे उन्होंने उसको कंप्लीट कर लिया। जब 1865 में उन्होंने इन सारे चीजों को कंप्लीट कर लिया तो ब्रून में एक सोसाइटी है। आप जैसे देखते होंगे कि हम लोग अपने गांव मोहल्ले पंचायत होते हैं, गांव है तो आप जानते होंगे कि पंचायत है, तो वैसे मोहल्ला है, इस तरह से होता है। तो वैसे कुछ लोग देखते होंगे कि एक पंचायत बनी होती है, कमेटी बनी होती है। वैसे बड़े बड़े शहरों में और अलग अलग कंट्री में एक सोसाइटी होती है और उस सोसाइटी में काफी कुछ मेंबर्स होते हैं। और वो सोसाइटी क्या है, कुछ अलग अलग तरह की कुछ चैरिटी यानी कुछ लोगों के वेलफेयर का काम करती है। तो वैसे एक सोसाइटी थी ब्रून में जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून। नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून जो ब्रून में था ऑस्ट्रिया में, वहां पर काफी मेंबर्स थे और उस सारे मेंबर्स क्या है कि इसके अलग अलग कुछ कार्यों पर अपना नजर रखते थे। उसी बीच ग्रेगर जोहान मेंडल भी उस सोसाइटी के मेंबर्स थे और उन्होंने क्या किया कि अपने इस रिसर्च के बारे में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून के जो भी मेंबर्स थे उनके बीच अपने रिसर्च कार्यों को उन्होंने रखा। तो नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून की जो कमेटी थी, उन सारे कमेटी मेंबर इनके इन सारे रिसर्चों को देखने का काम किया। तो उनको लगा कि ये तो ग्रेगर जोहान मेंडल का एक बड़ा रिसर्च है, इन रिसर्च को लोगों तक जानकारी देना चाहिए। और नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून की उसी बैठक में मेंडल ने 1865 यानी 1865 ईस्वी में अपने रिसर्च के सारे चीजों को प्रस्तुत करने का काम किया। जब मेंडल ने अपनी सारी चीजों को प्रस्तुत किया तो नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून की एक मैगजीन छपती थी और उसी मैगजीन में मेंडल के इस नियमों को यानी मेंडल के प्रस्तुत करने के एक साल के बाद, क्योंकि कब प्रस्तुत किया 1865 में, तो एक साल के बाद 1866 ईस्वी में ग्रेगर जोहान मेंडल के रिसर्चों को नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून अपने मैगजीन में प्रकाशित किया। 1866 में मेंडल के नियम प्रकाशित हो गए, लेकिन मेंडल के नियमों को मान्यता नहीं मिली। कारण क्योंकि मेंडल के नियमों को जो मेंडल ने दिया था उसको बाकी के वैज्ञानिकों ने कोई भी जांचने का काम नहीं किया, देखने का काम नहीं किया, क्योंकि उसी बीच कुछ और इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रहे थे, जिस वजह से बाकी के वैज्ञानिकों का जो ध्यान था वो उसी की ओर था। मेंडल के इस रिसर्च को देखने नहीं गए, उसके रिसर्च को कोई देख करके समझने की भी कोशिश नहीं किए, यानी देख ही नहीं पाए तो समझने की बात ही नहीं है। इस तरह से मेंडल के नियम जो है वो पेंडिंग में रह गया। 1866 में इसकी प्रकाशन हो चुकी थी, लेकिन मेंडल के नियमों को मान्यता नहीं मिली। जब मेंडल के नियमों को बाद में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने देखने का काम किया, हम आपको यहां दिखाएंगे कि 1866 में बैठक हुई थी, दिखाया था। 1866 में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून ने पब्लिश किया मैगजीन में मेंडल के नियमों को। मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाने का काम 3 वैज्ञानिकों ने किया। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमार्क। 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमार्क, ये तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के नियमों को पढ़ा। जो उन्होंने रिसर्च किया था उसको पढ़ने का काम किया। पढ़ा, उन्होंने पाया कि मेंडल्स के ये एक अच्छे रिसर्च है जेनेटिक्स के संबंध में, इसको बाकी लोगों को भी दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। तो यही तीनों वैज्ञानिकों ने बाकी के वैज्ञानिकों का ध्यान फिर से आकृष्ट करवाया और उन्होंने मेंडल के नियमों को सभी वैज्ञानिकों के बीच प्रस्तुत किया। तब जाकर मेंडल्स के नियमों को बाकी के वैज्ञानिकों ने देखा और समझा
तो पाया कि मेंडल्स ने जेनेटिक्स का एक बड़ा खोज किया। अंत में 34 वर्ष के बाद, कितने वर्ष? 34 वर्ष, 30 आफ्टर 34 ईयर्स, 34 वर्ष, प्रकाशन के 34 वर्ष के बाद, प्रकाशन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। तो 1866 के 34 वर्ष के बाद मेंडल के नियमों को मेंडल के नाम पर मान्यता दी गई, और मेंडल के नियमों को मान्यता मिल गई 34 साल के बाद, अर्थात 1866 में आप 34 ईयर्स अगर इंक्लूड कर लीजिए तो टोटल 1900 ईस्वी में मेंडल के नियमों को मान्यता मिली। ये एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशंस में कि मेंडल के नियमों का प्रकाशन कब हुआ? 1866 में हुआ। मेंडल के नियमों का प्रकाशन के कितने वर्ष के बाद मेंडल के नियमों को मान्यता मिली? 34 वर्षों के बाद। मेंडल के नियमों को मान्यता दिलाने में कौन से वैज्ञानिकों का अहम रोल था? तो वो वैज्ञानिक 3 थे, हॉलैंड के ह्यूगो de Vries, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क, और ये तीनों मिलकर के 1900 ईस्वी में मेंडल की याद में इस नियम का नाम मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से रखा गया। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का ही पौधा इसलिए चुना, इसका जीवन काल कम समय का होता है और इसमें विपरीत गुण यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। यह प्रश्न आता है कि मेंडल ने अपने रिसर्च की कार्यों में मटर का पौधा क्यों चुना? पीसम सैटिवम जिसका साइंटिफिक नेम होता है, तो उसको क्यों चुना, क्या रीजन था? तो 2 कारण थे मेंडल के इसको चुनने का। एक पहला, उसका लाइफ साइकिल कम समय में कंप्लीट हो जाता है। दूसरा, उसमें 7 विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, और जिसमें अलग अलग लक्षण पाए जाएंगे उसी में जेनेटिक्स का खोज करना संभव था। और एक संयोग बोलिए कि ग्रेगर जोहान मेंडल अपने रिसर्च के कार्य में ऐसा ही चीजों का चयन किया जिसमें विपरीत लक्षण थे, और इसी के वजह से उनको सफलता भी मिली इस रिसर्च की कार्यों में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 विपरीत लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या क्या थे। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग सीड फॉर्म में देखिएगा, तो यहाँ पर एक ग्रीन बीज है राउंड वाला, और एक है रिंकलेट यानी झुर्रीदार बीज जिसमें झुर्रियां पड़ी हुई है, ऐसे बीज थे। एक येलो कलर का बीज था यानी पीला, और एक हरा बीज था। एक आपका जो फल है वो बिल्कुल इन्फ्लेटेड था और एक कंस्ट्रिक्टेड था। वैसे देखेंगे एक ग्रीन था और एक येलो था। पर्पल फ्लावर थे और फिर व्हाइट फ्लावर थे। एक्सियल प्लांट थे और टर्मिनल प्लांट थे। टॉल प्लांट थे, शॉर्ट प्लांट थे। तो ये मुख्य रूप से प्लांट की जो वेराइटीज, मतलब उसके जो विपरीत लक्षण है वो अलग अलग थे, और इन्हीं विपरीत लक्षणों की वजह से मेंडल को सफलता मिली, और मेंडल ने इन सारे कार्य को कंप्लीट करके उन्होंने जेनेटिक्स की खोज की। अब मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की, उससे एक बड़ा फायदा क्या हुआ कि हम लोगों को हाइब्रिड प्राप्त हुआ, और इस हाइब्रिड को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक मेथड की जाती है जिस मेथड के थ्रू ही हाइब्रिड को तैयार किया जाता है, और उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की विधि। संकरण की विधि में ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या किया, किस तरह से प्रोसेस को किया? तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने इस प्रोसेस में क्या किया कि एक जो अगर खास करके कोई ऐसे पौधे हैं जिसमें कि एक ऐसा गुण, अगर कोई एक पौधा है और उस पौधे में कुछ ऐसा है कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों एक ही में है, तो उस प्रोसेस में ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या किया कि पॉलन ग्रेन को काट कर करके हटा दिया। पॉलन ग्रेन को काट करके हटाया इसलिए क्योंकि अगर वो एक ही में है तो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कर लेगा, और सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया अगर कर लेता है तो स्वाभाविक है कि उसमें फिर से वैसा ही पौधा वो जन्म लेगा। जबकि एक हाइब्रिड पौधे तैयार करने हैं, उसी के लिए पॉलन ग्रेन को काट करके हटा दिया। पॉलन ग्रेन को काट करके हटा देने की क्रिया इमास्कुलेशन कहलाती है, जिसको हिंदी में विपुंसन कहा जाता है। और फिर बचा अब स्टिग्मा, लेकिन स्टिग्मा भी अगर ओपन रहेगा
तो कोई भी अनचाहा पॉलन ग्रेन आकर स्टिग्मा के साथ मिलेगा और पॉलिनेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, फिर से एक बेकार अनचाहा पौधा तैयार हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड में क्या किया कि एक तो इमास्कुलेशन किया गया, दूसरा बैगिंग की क्रिया भी की गई। बैगिंग की क्रिया में क्या हुआ कि जो अस्टिग्मा है उसको ऊपर से कवर कर दिया गया ताकि कोई अनचाहा पॉलन ग्रेन उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में क्या होगी, रुकावट होगी, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया या फिर क्रॉस पॉलिनेशन की भी क्रिया अनचाहा नहीं हो सकता है। तो वो एक बैगिंग की प्रक्रिया हो गई, या उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं थैली लगाना प्रक्रिया, या वस्त्रोवरण भी कहते हैं उसको। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद एक अच्छे पॉलन ग्रेन को चुन करके ला करके अस्टिग्मा को अनकवर्ड करके और फिर उसके साथ मिला करके एक नए पौधे को तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है और इसी हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से हाइब्रिड तैयार किया जाता है। अब मेंडल्स ने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया कि जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण यानी वन कैरेक्टर के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ कि एक ही कैरेक्टर के आधार पर पौधों के बीच जो क्रॉस कराया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक संकर क्रॉस क्या है। तो याद रखिएगा आप इसकी परिभाषा के बारे में कि जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण यानी वन कैरेक्टर के आधार पर मोनोहाइब्रिड आधार पर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको आसानी से लिख करके अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया तो इसके बदले आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो कंटेंट है कि पहली पीढ़ी से प्राप्त पौधे का उन्होंने फिर आपस में क्रॉस करवाया जिसे सेल्फिंग कहते हैं और उन्होंने पाया कि दूसरी पीढ़ी में F2 में पाया जाने वाला लंबे तथा नाटे पौधों का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था। इस प्रकार के अनुपात को मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहते हैं। यानी मेंडल्स ने क्या किया, दो अलग अलग पौधे को आपस में लेकर क्रॉस कराया। हम उसको एक इस एग्जांपल्स के थ्रू समझे। दो पौधे हैं, एक है टॉल और एक है डॉर्फ। यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि दोनों को आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद 4 तरह के पौधे प्राप्त हुए, एक टीटी, टी कैपिटल और टी स्मॉल, टी कैपिटल, टी स्मॉल और टीटी, इस तरह से। तो इसमें देखा गया कि जो पौधा है ये टॉल जन्म लिया, ये भी टॉल हुआ है, ये भी टॉल हुआ है और ये डॉर्फ हुआ है। तो यानी इससे एक बाहर यानी एक्सटर्नल जो आउटपुट मिल रहा है वो है कि इसका आउटपुट आउटकम्स क्या है, बाहर क्या निकल रहा है पौधे का। तो 3 लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, इसलिए ये हो गया 3:1 यानी 3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। और एक जीन के आधार पे जो भिन्नताएं दिख रही थी वो क्या था कि एक कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला जीन एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक है और स्मॉल टी वाला एक है। यानी ऐसा वाला कोई और जीन है इस कैटेगरी में नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो ये संख्या 1 हो गया। इस तरह का जीन वाला 2 है इसलिए इसकी संख्या 2 हो गया और इस तरह का स्मॉल टी वाला का संख्या 1 है इसलिए इसकी संख्या 1 हो गया। इसलिए 1:2:1 हो गया। अर्थात जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको खास करके रेशियो से संबंधित क्वेश्चन आएगा। फिनोटाइपिक रेशियो तो फिनोटाइपिक हो गया 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1। ये रेशियो से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इसके बारे में क्वेश्चन का उत्तर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ यूनिट यानी लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, इकाई लक्षण का नियम क्या है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसके उत्तर को भी ध्यान रखिएगा। किसी जीव के अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है तथा दूसरे पर आधारित नहीं रहता है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या पेरेंट से संतान में स्वतंत्र रूप से संचरण यानी ट्रांसमिशन करता है। हर एक ऐसे लक्षण को ही हम लोग इकाई लक्षण या यूनिट कैरेक्टर या यूनिट ट्रेट कहते हैं।
जैसे किसी पौधे का लंबा होना या बौना होना एक इकाई लक्षण है जो जिन कैपिटल टी या स्मॉल टी द्वारा निर्धारित होती है। तो ये लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर का डिफिनेशन है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आता है कि लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर क्या है, तो इसी सरल भाषा में आप इसका उत्तर दे देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन के पूछे जाने पर। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम क्या है? ये प्रभाविता का नियम में मेंडल्स ने कहा था इस नियम के अनुसार कि जब दो विपरीत एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं तब उनमें से केवल एक बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ रहता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी यानी डोमिनेंट कहते हैं एवं नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी यानी रिसेसिव कहते हैं। ग्रेगर जोहान मेंडल ने दो नियम दिए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, मतलब दो बातें कही थी लॉ ऑफ डोमिनेंस में। एक डोमिनेशंस की बात की थी और एक रिसेसिव की बात की थी। उन्होंने कहा कि जब दो एलील को आपस में क्रॉस कराते हैं तो उसमें से एक ही लक्षण प्रकट होता है और एक लक्षण हाइड हो जाता है। जैसे उन्होंने अपने रिसर्च में अपने प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा था क्या कि उन्होंने एक लंबे पौधे वाले पौधे को लिया था और एक बौने पौधे को लिया था और दोनों को जब क्रॉस कराया था तो उससे जो पौधा हुआ उसमें दोनों जीन मौजूद था, एक लंबे का और एक बौने का। लेकिन उन दोनों में पौधा जो मिला वो एक लंबा पौधा मिला। तो देखें कि हमने दोनों जीन के दोनों जीनों को आपस में मिलाकर के एक पौधा तैयार किए, लेकिन जो पौधा मिला वो एक लंबा मिला, अर्थात उसमें एक ही गुण दिखाई पड़ा और एक गुण छिप गया। दिखाई कौन सा पड़ा? लंबा वाला। तो लंबा वाला जो है वो आपका हो गया डोमिनेंट और छिप गया कौन? बौना वाला। तो बौना वाला हो गया रिसेसिव। तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने यही कहा था कि जब दो एलील को आपस में क्रॉस कराते हैं तो एक दिखाई पड़ता है एक लक्षण और एक हाइड हो जाता है। जो लक्षण दिख जाता है उसको डोमिनेंट कहते हैं और जो लक्षण हाइड हो जाता है उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं। ऐसा उन्होंने बताने का काम किया। नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। वो आपका टॉपिक्स ये है, वो टॉपिक्स है कि कोई गैमेट किसी एक लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध होता है, अतः इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको इसका सही जो मार्क्स है वो मिल सके। अब है कि ग्रेगर जोहान मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की प्रक्रिया में जब सफलता उन्होंने पा लिया तो उसके बाद उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रोसेस किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में दो विपरीत जोड़ों के लक्षणों की वंशागति की, अर्थात उसका इनहेरिटेंस का अध्ययन किया और इस क्रॉस को उन्होंने नाम दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसमें एक था इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, यहाँ दो है इसलिए इसका नाम डाई हाइब्रिड क्रॉस रखा गया। और इस क्रॉस में भी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दो रेशियो प्राप्त हुए थे। ग्रेगर जोहान मेंडल ने देखा कि यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो है 9:3:3:1। ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया अनुपात वाला, और वो है अभी जो हमने बताया था ना कि फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो था और जीनोटाइपिक वहां था 1:2:1, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए तो 4:2:2:2:2:1:1:1:1। ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है। इसको जीनोटाइपिक रेशियो को याद रखने के लिए एक सरल तरीका हम आपको बताएंगे, आप उसको याद रखिएगा। याद क्या रखिएगा कि डिजिट 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 1, बस सिंपली याद रखिएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? डिजिट 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 1। बाकी आप उसको रेशियो के रूप में मेंशन कर सकते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो यही हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो ऑलरेडी आपके सामने है। तो इससे संबंधित भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप इसी तरह से
लिख सकते हैं, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये खास करके एमसीक्यू के रूप में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि वंशागति का क्रोमोसोम जो सिद्धांत है, ये वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक हैं जो अलग अलग रूप में इसकी जानकारी दी है। जैसे क्रोमोसोम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जब ग्रेगर जोहान मेंडल इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने जीन की बात की थी, लेकिन क्रोमोसोम की चर्चा नहीं की थी। तो इस क्रोमोसोम के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। ये दोनों वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि क्रोमोसोम का व्यवहार जीन जैसा ही होता है। क्योंकि क्रोमोसोम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो यही दो वैज्ञानिक ने मिलकर बताया कि क्रोमोसोम जीन के जैसा होता है, उसका कार्य भी होता है उसी तरह से, और उसी तरह के सारे फंक्शन वो करते हैं। ये दोनों वैज्ञानिक ने बताया था। तो आपने यहाँ पर उसके इमेज भी लगाए हैं। ये वाल्टर सटन है और ये थियोडोर बोवेरी है, जिन्होंने खास करके क्रोमोसोम के जैसे जानकारी दी। तो आपको ये भी कंटेंट्स याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा किसने कहा कि क्रोमोसोम का व्यवहार जीन जैसा होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कौन कहा है ऐसा बात? तो वाल्टर सटन ने कहा है और थियोडोर बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने कहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में। थॉमस हंट मॉर्गन यही है जो खास करके लिंकेज के खोज के लिए, लिंकेज जिसको हम लोग सहलग्नता कहते हैं, उसके खोज के संदर्भ में जाना जाता है। थॉमस हंट मॉर्गन जो है वो जो रिसर्च किए थे वो एक जीव पर किए थे। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा कि मेंडल ने अपने रिसर्च के कार्य एक मटर के पौधे पर किया था, उसी तरह से आपको ये पूछा जा सकता है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने जो लिंकेज का खोज किया था वो खोज करने के लिए किस जीव पर रिसर्च किया था? तो वो जीव था एक फल मक्खी। फल मक्खी, जिसको हम लोग जनरली इंग्लिश में ऐसे फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, लेकिन उस फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये इस तरह की मक्खी होती है, फल मक्खी। ये बड़े साइज की एक मक्खी है और इसका ये फ्रूट फ्लाई है, और हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप इसका सही सही उच्चारण कर सके। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यही है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फल मक्खी, और इसी पर लिंकेज के संबंध में खोज करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने इसका प्रयोग किया था। अब बताएंगे इस फल मक्खी की विशेषता यह है कि इसके आंखों का रंग अलग अलग होता है, और इसी में ये जो भिन्नताएं थी, इसी भिन्नताओं के आधार पर थॉमस हंट मॉर्गन ने इसके ऊपर रिसर्च करने का काम किया। यही है थॉमस हंट मॉर्गन जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च करने का काम किया। नेक्स्ट है मेंडल के नियमों के अपवाद, एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ। मेंडल के नियमों के क्या क्या अपवाद थे, क्या मेंडल्स ने कुछ चीजों को नहीं बता पाए थे, उसको हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे। कुछ लक्षण एक से अधिक जीन द्वारा प्रभावित होते हैं, जबकि मेंडल के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक लक्षण एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर मेंडल के अपवाद होने का बड़ा कारण यही था कि मेंडल ने बताया था कि कुछ लक्षण एक से अधिक जीन द्वारा नहीं होते हैं। उन्होंने कहा एक ही जीन के द्वारा होता है, लेकिन बाद के फिर चीजों में पता चला कि नहीं, कुछ लक्षण एक से अधिक जीन द्वारा भी प्रभावित होता है, और मेंडल सिर्फ एक जीन पर जोर दिया था। इसीलिए मेंडल्स के नियम के अपवाद के रूप में ये चीजें जानी जाती है। दूसरा नेक्स्ट चीजें क्या है? विपरीत जोड़ों के गुणों में एक लक्षण दूसरे लक्षण के ऊपर अपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यहाँ पर मेंडल ने इनकम्प्लीट की कोई बात नहीं की थी। मेंडल ने कहा था कि जब दो एलील को आपस में हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें से एक कोई डोमिनेंट हो जाता है और एक रिसेसिव हो जाता है, यानी एक प्रभावी हो जाता है और दूसरा अप्रभावी हो जाता है। जबकि बाद में यह पता चला कि नहीं, कहीं कहीं पर वो जीन दोनों इनकम्प्लीट हो जाता है, यानी दोनों अपना आधा आधा प्रभाव दिखाता है। तो वैसे प्रभाव को हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि ना तो कोई एक जीन अपना प्रभाव दिखाया ना दूसरा,
दोनों अपना आधा आधा दिखाया, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं और ये मेंडल के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात नहीं की थी। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेंडल के नियमों के कोई दो अपवाद को लिखे, तो आपको ये दो अपवाद है, ये दोनों अपवाद को आप मेंशन कर सकते हैं, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस, यानी जो दोनों एक साथ अपना प्रभाव दिखा रहा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के लिए यहां डिफरेंशियल है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। जब किसी जीव में एलील के जोड़े, पेयर ऑफ एलील के बीच का संबंध प्रभावी यानी डोमिनेंट एवं अप्रभावी रिसेसिव जैसा ना हो, ध्यान रखिएगा, मेंडल ने कहा था कि एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, यानी एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है कि दोनों का प्रभाव ना तो डोमिनेंट और ना रिसेसिव के जैसा हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F1 हाइब्रिड पर एक साथ पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहते हैं, तथा इस प्रकार के एलील को सहप्रभावी एलील अर्थात कोडोमिनेंट एलील्स कहते हैं। मेंडल ने बताया था कि एक प्रभावी रहेगा और एक अप्रभावी, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, लेकिन यहां पर एक चीज आ रहा है सहप्रभाविता के बारे में कि दोनों एक साथ प्रभाव डालेगा। उसको आप यहां पर एक एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि एक व्हाइट कॉ है और एक रेड बुल है, ये दोनों को आपस में क्रॉस कराया गया तो उससे एक संतान जन्म लिया जिसमें कि व्हाइट और रेड दोनों का मिश्रण दिखाई पड़ रहा है कलर का। इसका मतलब है कि व्हाइट भी डोमिनेशन दिखाया और रेड वाला भी डोमिनेशन दिखाया, तो ये दोनों एक साथ डोमिनेशन दिखाया, जबकि मेंडल्स ने कहा था कि कोई एक ही डोमिनेशन रहेगा, यानी या तो व्हाइट या तो रेड, लेकिन यहां दोनों है, इसीलिए दोनों के डोमिनेशन की वजह से इसको कहा गया सहप्रभाविता, इसको हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सहप्रभाविता से आप क्या समझते हैं, तो सहप्रभाविता का जो डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, ये डिफिनेशंस को आपको अक्षर सा लिख लेना होगा। जब आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसका उत्तर देने के बाद पूरे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, इसलिए अपने सारे क्वेश्चन और पॉइंट्स को आप समझते चलिए ताकि इससे संबंधित पूछे गए प्रश्न कहीं भी छूट ना पाए आपसे। नेक्स्ट हम लोग कंटेंट में देखते हैं कि जो और चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो क्या महत्वपूर्ण है इस कंटेंट के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। यहां पर हम लोग देखेंगे मानव ब्लड ग्रुप के बारे में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में। ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में खोज करने वाले साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं कार्ल लैंडस्टेनर। आप यहां देख लीजिए, यही एक व्यक्ति है जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में लोगों को जानकारी देने का काम किया था। ब्लड ग्रुप की क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग को पढ़नी है उसके बारे में संबंध में यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ध्यान दीजिएगा। कार्ल लैंडस्टेनर ने सबसे पहले यह बताया कि मनुष्य की आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर दो प्रकार के एंटीजेंस, जिनको एंटीजन ए तथा एंटीजन बी कहते हैं, इनके अतिरिक्त ब्लड का प्लाज्मा में दो प्रकार के एंटीबॉडी ए तथा एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। इन्हीं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया है। कार्ल लैंडस्टेनर ने ही सबसे पहले यह देखा कि ब्लड की प्लाज्मा पर एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और इसी एंटीबॉडी के उपस्थिति यानी प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ये ग्रुप को उन्होंने 4 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा है। जैसा कि आपको मालूम हो कि मानव के ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप ए, दूसरे को ब्लड ग्रुप बी, तीसरे को ब्लड ग्रुप ए बी और चौथे को ब्लड ग्रुप ओ के नाम से जानते हैं। ये 4 ब्लड ग्रुप है और चारों के RH की वजह से ये 4 और होते हैं, यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। उसी तरह से RH के वजह से ये आपको ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें देखेंगे ब्लड में हमारी क्या क्या चीजों की उपस्थिति है। तो ब्लड में हमारा आरबीसी है, ब्लड प्लाज्मा है और एंटीजन और एंटीबॉडी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप जो है 4,
ये 4 में क्या क्या चीजों की उपस्थिति होती है और क्या क्या कहलाते हैं ये। यहाँ पर देखेंगे 4 ब्लड ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। अब देखेंगे यहाँ पर आप इन सारे ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में कंसेप्ट है कि एंटीबॉडी कौन है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ग्रुप होगा उसका एंटीजन वही होता है और एंटीबॉडी अपोजिट होता है। जैसे सपोज दैट ग्रुप ए है तो ग्रुप ए का जो एंटीजन होगा वो ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसका एंटीजन ए और बी दोनों होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। वैसे ब्लड ग्रुप ओ का एंटीजन एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होता है। तो आपको ये एंटीजन और एंटीबॉडी के संबंधित भी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि कौन से कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में पूछेंगे आपसे कि मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो आपको मालूम होगा तभी आपको याद रहेगा। तो इसको टेबल के माध्यम से ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है, जब बल्कि एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, तो एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। तो आपको ये एंटीजन और एंटीबॉडी के संबंधित ब्लड ग्रुप से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा ताकि इसके प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे सके। अब यहां पर 2 ग्रुप है उसके बारे में जानकारी दे दें। एक है ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ जो सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको कहा गया यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। इसलिए आप देखिएगा कि ब्लड ग्रुप ओ जो है उसकी संख्या बहुत अधिक मिलेगी, क्योंकि ये डोनर है इसलिए इसकी संख्या अधिक बनाई गई ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो कोई ब्लड डोनेट कर सकता है और ग्रुप का जो ब्लड होगा वो बाकी को भी मिल सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसके संबंध में क्वेश्चन भी आता है कि ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता कहा जाता है। उसी के विपरीत है ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी में देखिएगा कि ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है, सर्व प्राप्त करता, यानी वो सबसे ले सकता है, वो सबको दे नहीं सकता है। आप उसको अगर हम लोग अपने बोलचाल और अपने सोसाइटी वाले बिहेवियर्स में बोले तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, जो सिर्फ लेना जानता है देना नहीं जानता है, उसको हम लोग जानते होंगे कि उसको सेल्फिश कहते हैं, जो सिर्फ अपना फायदा लेगा दूसरे को देगा नहीं कुछ। तो उसी तरह का ये ग्रुप है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति वैसा होता है, हम ग्रुप को एक समझाने की मेथड में हम आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ सबसे लेता है, इसलिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक सेल्फिश ग्रुप है जो सिर्फ सबसे ले सकता है और किसी को ये ब्लड दे नहीं सकता है, क्योंकि इसका बाई जो साइंटिफिक नेचर है उसके अकॉर्डिंग ये किसी को दे नहीं सकता है। अगर ये देता भी है तो किसी के बॉडी के अंदर वो सूट नहीं करेगा, वो अफेक्ट होगा और उसका बॉडी में ब्लड क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और वैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो बाई नेचर ये किसी को दे नहीं सकता है और ये बाई नेचर सबको दे सकता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रेसिपेंट कहा जाता है। तो इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हम लोग इसको आसानी से इसके उत्तर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ जीन है जो जीन की वजह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, और इसमें जो जीन है वो 3 है, IA, IB, IO, 3 जीन है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। और अगर सबसे ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो वो है ABO, इसीलिए ब्लड ग्रुप को ABO सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का निर्धारण इसी 3 जीन ABO यानी IA, IB, IO पर ही डिपेंड करता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप सिस्टम को ABO सिस्टम कहा जाता है। अब देखेंगे क्या कि इसमें क्या है कि IA जीन जो है और IB जो जीन है ये डोमिनेंट होता है और IO रिसेसिव होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस टेबल के माध्यम से IA और IO ऐसा वाला जीन अगर है तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण होगा A, क्योंकि IA है तो IA वाला डोमिनेंट होता है और IO वाला रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव है इसका मतलब ये हाइड हो जाएगा और ये ग्रुप का निर्धारण करेगा। वैसे IB IO है तो इसमें B का निर्धारण हुआ
IO रिसेसिव हो गया। वैसे IA IB है तो दोनों डोमिनेंट होगा, इसलिए यहाँ पर AB ग्रुप होगा। IO है तब जाके ये एक अपना प्रभाव दिखाएगा, O ग्रुप होगा, और ये आपका डोमिनेंट ग्रुप में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से ये 3 जीन की वजह से ग्रुप का निर्धारण होता है। अब देखेंगे क्या, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर रिसर्च के समय लिंकेज की खोज की। इस रिसर्च के उपरांत मॉर्गन को 1933 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला कि लिंकेज का खोज किसने किया, तो लिंकेज का खोज थॉमस हंट मॉर्गन, या उसको शॉर्ट में हम लोग TH मॉर्गन कहते हैं, उन्होंने किया। पूछ सकते हैं कि TH मॉर्गन ने लिंकेज की खोज किस पर की, किस जीव पर की, तो उसका नाम है फ्रूट फ्लाई। कौन सा फ्रूट फ्लाई, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर उन्होंने रिसर्च किया। और इसी पूछा जा सकता है कि TH मॉर्गन लिंकेज की खोज जो की थी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, इसके उपरांत उन्हें कौन सी ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है, 1933 में, 1933 ईस्वी में TH मॉर्गन को नोबेल प्राइज दिया गया है लिंकेज के खोज के उपरांत। अभी नेक्स्ट हम लोग कंटेंट देखते क्या है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, एक शब्द है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक वर्ड है और इसके संबंध में क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर शब्द को किसने दिया। तो हम लोग याद रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर शब्द को देने वाले साइंटिस्ट थे मॉर्गन और कैसल। मॉर्गन और कैसल नाम का वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में क्रॉसिंग ओवर शब्द का नामकरण किया। यानी यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर शब्द को किसने और कब दिया। तो क्रॉसिंग ओवर शब्द को देने वाले साइंटिस्ट थे मॉर्गन और कैसल, और उन्होंने ही सबसे पहले इस शब्द को नाम दिया, ये शब्द दिया, और यह शब्द उन्होंने 1912 ईस्वी में दिया, 1912 में दिया। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, MCQ टाइप में भी हो सकता है, शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस कंटेंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मॉर्गन एवं कैसल के अनुसार क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का एक समूह सहजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीन के समूह से स्थान परिवर्तित करता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो मॉर्गन और कैसल ने क्रॉसिंग ओवर का डिफिनेशन दिया था। ये मॉर्गन और कैसल के अनुसार ये परिभाषा दी गई है कि यह प्रक्रिया है जिसमें एक क्रोमोसोम पर स्थित जीनों का एक समूह सहजात क्रोमोसोम पर स्थित समान जीनों के समूह से स्थान परिवर्तन करता है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया का आरंभ कहां होता है। ये क्वेश्चन कई साल पूछे गए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए। इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखिएगा कि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया का आरंभ है अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन अवस्था में होती है। कई बार आप क्वेश्चन बैंक में भी देखेंगे क्वेश्चन पूछा गया कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कौन सी अवस्था में होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में होती है। यह सिर्फ पैकेटिन का ऑप्शन रहेगा, आपको वहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे, तो आपको पैकेटिन अवस्था देख करके टिक लगाना होगा अगर ऐसे क्वेश्चन खास के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो। अब यहां पर लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी अब हम लोग यहां पर देखेंगे क्या कि लिंग का निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे लड़का जन्म लेता है, कैसे लड़की जन्म लेते हैं, और इसके लिए कौन से क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं, और वो जो क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं वो क्रोमोसोम का वेरिएशन किस में होता है, क्या मेल में होता है कि फीमेल में होता है। इस कंटेंट्स को ध्यान से समझिए। अब यहां पर है कि मानव में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम और एक को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम वैसे क्रोमोसोम है, हमने यहां पर मेंशन किया होगा, आप इसको ध्यान देंगे, 2 ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के लिए यहां सेक्स क्रोमोसोम की परिभाषा दी गई है। वैसे क्रोमोसोम जिनकी भूमिका लिंग निर्धारण में रहती है उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और दूसरी जो है उसकी परिभाषा है वैसे क्रोमोसोम जिनकी भूमिका लिंग निर्धारण को छोड़कर
बाकी सभी गुणों को निर्धारित करने में होता है, उसे हम ऑटोसोम कहते हैं। यानी दो क्रोमोसोम है, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का काम है सेक्स का डिटर्मिनेशन करना, और ऑटोसोम का काम है सेक्स डिटर्मिनेशन के कार्य को छोड़कर बाकी के जो भी अन्य कार्य है उसमें उसका पार्टिसिपेशन होता है। यही मुख्य रूप से दोनों क्रोमोसोम की बात है। अब यहां देखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ह्यूमन में कैसे होता है। तो हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम 23 जोड़े में रहते हैं। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है मेल एवं फीमेल दोनों में एक ही समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। यानी 46 क्रोमोसोम में 22 जो होते हैं ना, 22 जोड़े वो ऑटोसोम होते हैं, और 23वां जोड़ा क्रोमोसोम भिन्न प्रकार का होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यानी 46 में 22 जो है 22 जोड़ा, वो 22 जोड़ा सिर्फ ऑटोसोम है, और एक जोड़ा है सेक्स क्रोमोसोम। यानी सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर होते हैं, और वो कौन कौन है, जिसे एक्स और वाई कहते हैं। एक्स क्रोमोसोम लंबा और छड़नुमा यानी रॉड शेप्ड होता है। वाई क्रोमोसोम बहुत ही छोटा और हुक के आकृति का होता है। जैसे आप देखते होंगे इस तरह के एक हुक होते हैं, वैसे हुक के आकृति का होता है वाई क्रोमोसोम। और वाई क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षा छोटा होता है। तो यहां पर दो तरह का क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई। बाकी का जो क्रोमोसोम है वो आपका ऑटोसोम है। यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं ना सेक्स क्रोमोसोम के रूप में मानव में, यही है जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। हम लोग देखते हैं कि कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होते हैं। तो आगे का कंटेंट में हम लोग देखते हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम देखेंगे क्या कि फादर के एक्स वाई, क्योंकि फादर में जो सेक्स क्रोमोसोम है ना वो एक्स वाई के रूप में रहते हैं, एक्स या वाई ऐसा चेंज होता है। मदर में एक ही तरह का क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स के रूप में रहते हैं। तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट किया और फीमेल का जो है वो भी एक्स होगा, क्योंकि फीमेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है अपना अलग तरह का सेक्स क्रोमोसोम को पार्टिसिपेट कराने का। अलग यानी भिन्नता है तो किसमें है, मेल के सेक्स क्रोमोसोम में है, क्योंकि मेल में एक एक्स है और दूसरा वाई है। तो अगर मेल का एक्स पार्टिसिपेट किया सेक्स क्रोमोसोम के रूप में, और फीमेल के पास तो एक ही है, उसके पास एक्स है तो एक्स दिया। तो यहां हो गया एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स होगा तो ये जो क्रोमोसोम होगा सेक्स क्रोमोसोम, ये फाइनलाइज करेगा, सेक्स का डिटर्मिनेशन करेगा, और ये होंगे फीमेल। लेकिन जैसे ही मेल का वाई क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेगा तो फीमेल का एक्स आएगा और एक्स वाई होगा। तो वैसी स्थिति में बच्चा जो जन्म लेगा वो मेल होगा। अर्थात इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ये जो इमेज आपको एक्सपेरिमेंटल इमेज दिख रहे होंगे, इसके माध्यम से ये क्लियर होता है कि अगर कोई फीमेल मेल या फीमेल बच्चा को जन्म देता है तो इसमें मेल या फीमेल होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीधा मेल को होता है, क्योंकि मेल में ही सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई के फॉर्म में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा मेल और फीमेल के रूप में जन्म लेता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि हमारा भारत देश में मेल डोमिनेशन ज्यादा है। आज भी लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी ऐसी भावना है कि लड़का या लड़की का जन्म होना ये पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं फीमेल, जबकि इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम एक ही तरह का है और वो एक ही तरह का सेक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं, और मेल में डिपेंड करता है कि वो एक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि वाई कर रहे हैं, इसके ऊपर ही मेल और फीमेल का होता है। तो कम से कम हम लोग जो इन सारी चीजों की एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वैसे लोगों को ये चीजों का अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि लड़का या लड़की का जन्म होना ये मेल के सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। अगर मेल का सेक्स क्रोमोसोम एक्स पार्टिसिपेट करेगा तो फीमेल होगा, अगर मेल का वाई क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेगा तो मेल होगा।
यानी एक्स पार्टिसिपेट करेंगे तो फीमेल होंगे मेल का, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम पार्टिसिपेट होगा तो फिर मेल होगा। तो ये अवधारणाएं चेंज करनी होगी, और जितने लोग इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं कम से कम आप अपनी मेंटालिटी जरूर ध्यान रखिएगा कि मेल और फीमेल का होना ये सिर्फ और सिर्फ मेल के सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। तो बाकी का कंटेंट हम लोग देखते हैं जो और भी हमारे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक प्रकार का रोग है। इस रोग के बारे में क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, खास के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट टाइप में पूछते हैं कि हीमोफीलिया रोग क्या है, या कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हीमोफीलिया रोग को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। तो हीमोफीलिया एक रोग है, और यह रोग एक देखेंगे हम लोग यहाँ पर मेंशन किए होंगे। हीमोफीलिया रोग में रोगी का जो शरीर है उसका कोई भाग छिल जाए या कट जाए तो वहां से ब्लड जो है वो लगातार बहता रहता है, उनमें ब्लड जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है, इसलिए इस रोग को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। यानी हीमोफीलिया रोग अगर किसी व्यक्ति को है ना, तो उसके बॉडी के कटने और छिलने के बाद ब्लड का जो फ्लो है वो कंटिन्यू होते रहता है, जल्दी रुकता नहीं है, क्योंकि ब्लड को क्लॉट करने का जो होता है ना वो क्षमता उसके शरीर में नहीं होती है, जिसकी वजह से उसके शरीर से काफी मात्रा में ब्लड निकल जाती है, और वो शरीर में उसके ब्लड की मात्रा 0 के बराबर होने का खतरा होता है। इसी वजह से वैसे व्यक्ति की डेथ होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि लगातार ब्लड निकलते रहता है, इसीलिए इस रोग को ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। ब्लीडिंग का मतलब होता है बहने वाला, तो यह रोग को हम लोग बहने वाला रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में होता है कि वैसे ब्लड जो बाहर निकल रहा है वो कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा वहां पे, इसीलिए हीमोफीलिया रोगों को ब्लीडर्स रोग भी कहा जाता है। तो हीमोफीलिया से संबंधित अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। ऐसे हम आपको बता दें कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो आपको ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग याद रखिएगा 17 अप्रैल को ये चीजें मनाई जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग हीमोफीलिया का कुछ डायग्राम्स दिए हैं, इसमें हम लोग देख रहे होंगे ब्लीडिंग हो रहा है तो कंटिन्यूसली बह रहा है, तो ये सारी चीजें होती है कि उसके शरीर से रक्त जो है वो कंटिन्यू बहने लगता है, क्योंकि उसको रोक नहीं सकते, फिर यह रोकने की कंडीशन उसके बॉडी में नहीं हो पाती है। नेक्स्ट जो है वो है कलर ब्लाइंडनेस। यह भी एक बीमारी है, और यह बीमारी में क्या है कि व्यक्ति दो कलर की आइडेंटिटी नहीं करता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इसको हिंदी में वर्णांधता रोग कहते हैं। वर्णांधता रोग क्या है, कलर ब्लाइंडनेस रोग क्या है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस रोग में क्या होता है कि मानव दो रंग की पहचान नहीं कर पाता है, एक हरा और दूसरा लाल, ये दो रंग उसको आइडेंटिटी नहीं हो पाता, उसको शायद दूसरे कलर के रूप में उनको दिखाई पड़ता है। तो आप देखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या है, इस रोग में रोगी लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते हैं, और इस रोग से संबंधित जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उनको जो कलर है वो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, और जो नॉर्मल आई है उसमें कलर ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो जो जहां पर आपको लाल है और हरा है, आप देख रहे होंगे कि जब किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो उसको कैसा कलर दिखाई पड़ता होगा। तो वही चीजें हमने यहाँ पर दर्शाई है कि एक नॉर्मल आंख है वो लाल और हरा कलर कैसा दिख रहा है, और एक जो अफेक्टेड है उसको कैसा दिख रहा है। तो यही है कलर ब्लाइंडनेस, कि कलर ब्लाइंडनेस में ऐसे दो रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। खास करके ऐसे बीमारी वाले व्यक्तियों को 2-3 जगहों पे इसकी वैकेंसी जो होती है आती है, तो उसमें जांच किया जाता है। जैसे पुलिस में कलर ब्लाइंडनेस की जांच होती है, क्योंकि अगर वो आप सही ढंग से कलर की आइडेंटिटी नहीं कर रहे हो तो कल अगर आपने किसी को पकड़ा है और गवाही देना है और बताएंगे कि वो किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तो अगर वो रेड है तो आपको रेड तो आइडेंटिटी नहीं होगा, आप दूसरे कलर का बताएंगे, तो उस तरह से क्या होगा, अपराधी को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो गवाह होगा, गवाही जो होगा वो आपका, बाकी लोग देख रहे हैं कि लाल कपड़े में थे
और आपको दिख रहे हैं कि वो ऐसे पीले कपड़े में दिखाई पड़ रहे थे या तो ग्रे ब्राउन तरह के कपड़े दिखाई पड़ रहे थे। तो इस तरह की कंडीशन की वजह से उनको प्रॉब्लम होगा, इसलिए पुलिस विभाग में, फोर्स डिपार्टमेंट में कलर ब्लाइंडनेस की जांच होती है। वैसे एक सिग्नल वगैरह दिखाने के लिए रेलवे में एक वैकेंसी होती है, जिसमें आप देखते होंगे ट्रेन चल रही है तो लाल सिग्नल है यानी रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, ऐसा दिखाया जाता है। तो वैसे जगह पर भी कलर ब्लाइंडनेस की बहुत अच्छी तरीके से जांच करके ही लोगों को रखे जाते हैं, क्योंकि अगर उसको कलर की आइडेंटिटी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि जहां पर रेड कलर देना है तो वहां पर दूसरे कलर जला देंगे, उनको लगेगा कि हम तो वो पीला कलर जलाएं। तो इस तरह से क्या होगा, एक ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है। तो खास करके ऐसे जगह पर कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी की जांच अच्छे से करके ही उसके उन लोगों को नियुक्त किया जाता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित बात थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी एक बीमारी है और ये हमारे ब्लड के आरबीसी में, आरबीसी से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे शरीर का आरबीसी नॉर्मल रहता है, जब हमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है तो वो हमारा एक डिस्क के शेप का रहता है। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर, ये नॉर्मल आरबीसी है। जब हमें सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी नहीं हुई है तब हमारा आरबीसी का आकार ऐसा है, नॉर्मल आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। लेकिन जब किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है तो वैसे व्यक्ति में एक ही चीज चेंज होता है, उनका आरबीसी का आकार डिस्क शेप से बदलकर इस तरह का हो जाता है। इसको सिकल सेप्ड कहते हैं। ये सिकल सेप्ड का हो गया। और ऐसा जो बीमारी सिकल सेप्ड का जब आरबीसी हो जाता है तो ऐसे बीमारी को ही हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जिसके कारण आरबीसी का आकार बाइकॉन्केव था, डिस्की की तरह होते हैं, लेकिन यह रोग होने पर इसका आकार सिकल सेप्ड हो जाते हैं। इससे ब्लड की मात्रा शरीर में कम होने लगती है, क्योंकि जब आरबीसी का आकार बदल जाता है तो आरबीसी जो है उसकी संख्या कम होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड कम होने लगते हैं और वो पर्सन धीरे धीरे एनेमिक होने लगता है। एनेमिक का मतलब जितने शरीर में ब्लड की जरूरत है उससे शरीर में ब्लड कम होते जाना, ये वाला कंडीशन उत्पन्न होता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया से संबंधित था। अब देखेंगे कि बीमारी है फिनाइल कीटोनेरिया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि फिनाइल कीटोनेरिया क्या है तो उसके संबंध में क्या उत्तर लिखेंगे, तो फिनाइल कीटोनेरिया के लिए है कि यह भी एक आलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है और इस जन्मजात यानी मेटाबॉलिक रोग में मनुष्य के शरीर में फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड जमा होते रहता है और यह फिनाइल पाइरुविक एसिड तथा अन्य रूपों में परिवर्तित होते रहता है। मानव किडनी द्वारा इसका कम अवशोषण होने के कारण ये मूत्र के साथ यानी यूरिन के साथ उत्सर्जित होते हैं और शरीर में इसके जमा होने से मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है। तो ये फिनाइल कीटोनेरिया के संबंध में उसके डिफिनेशंस थे। अगर आपको ये शॉर्ट टैप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिनाइल कीटोनेरिया के बारे में तो आप ये उत्तर एक सरल भाषा में रख सकते हैं। अपनी भाषा का भी आप इसमें इस्तेमाल करके इसको और अच्छे से कंप्लीट भी करके आप उत्तर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन से यह विकार उत्पन्न होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन में होने वाली गड़बड़ी से संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आदि है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि मानव के शरीर में जो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं उसमें चेंजेस भी होता है, कभी बढ़ जाती है संख्या, कभी घट जाती है संख्या। तो क्रोमोसोम की संख्या कम और वृद्धि होने की वजह से जो बीमारी होती है उसे ही हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब क्रोमोसोम की संख्या में कमी और वृद्धि होना, यही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। अब देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से मुख्य रूप से 3 बीमारी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक टर्नर सिंड्रोम, दूसरा डाउन सिंड्रोम और तीसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम जब मनुष्य में डिप्लॉइड क्रोमोसोम में से एक की कमी हो जाती है तो टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह
मोनोसोमी यानी 2n-1 का उदाहरण है। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या, इसमें मानव क्रोमोसोम की संख्या 45 रह जाती है। यह संलक्षण फीमेल में पाया जाता है। इस संलक्षण में फीमेल के ओवरी इमैच्योर होते हैं। ऐसे फीमेल बांझ होती है यानी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अब यहां पर देखेंगे क्या, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होती है। महिलाओं में क्या होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n-1 हो जाती है। 2n-1 का मतलब हो गया 46-1, तो 46-1 इज इक्वल टू 45, यानी वैसे में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है, जिसकी वजह से वैसे फीमेल में क्या होता है कि उसके एग इमैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है और वैसे फीमेल अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, अर्थात वैसे फीमेल में प्रेगनेंसी की शुरुआत नहीं हो पाती या फिर प्रेगनेंसी की शुरुआत होते ही वो खत्म हो जाती है। ऐसी कंडीशंस हो जाते हैं। तो ये खास करके फीमेल में होने वाला संलक्षण है और इसी को हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर हमने टर्नर सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स हमने बताया है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स भी आप मुख्य रूप से देख सकते हैं कि जो इस तरह की कंडीशन उत्पन्न होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कारण। दूसरा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। डाउन सिंड्रोम जब मनुष्य के 21वीं जोड़े के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी बच्चों में उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह ट्राइसोमी यानी 2n+1 का उदाहरण है। इस प्रकार के रोगी की हर कोशिका में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मानव कोशिका का 21वां क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है, लेकिन इसकी संख्या में एक की वृद्धि होने के कारण रोगी का कद छोटा, सिर गोल, जीभ मोटा एवं मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। ऐसे बच्चे प्रायः मंद बुद्धि के होते हैं। इसकी हथेली असामान्य रहती है एवं इनके हृदय में दोष रहता है। इस बीमारी की खोज लैंगडन डॉन नाम का वैज्ञानिक ने 1866 में की थी। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे मंगोलियन रेस के समान लगते हैं, इसलिए इसे मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसे बच्चे 8 से 12 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहते हैं। इस कंटेंट के बारे में समझिएगा। डाउन सिंड्रोम जो है प्रायः बच्चों में होता है और इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की जो संख्या है वो 2n+1 हो जाती है, यानी 2n+1 यानी ट्राइसोमी का उदाहरण माना जाता है। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 46+1 यानी 47 हो जाती है और ऐसे बच्चों में 21वां क्रोमोसोम जो है, यानी 21वां क्रोमोसोम का मतलब कौन सा होगा, ऑटोसोम, वो ऑटोसोम वाला जो संख्या है वो एक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वैसे बच्चे बाकी के जो सामान्य बच्चे हैं उनसे भिन्न दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भिन्नताएं आ जाती है कि उसका जो कद है वो छोटा होता है, सिर गोल हो जाता है, जीभ मोटा रहता है, जिसके कारण मुंह आंशिक रूप से खुले रहते हैं और वो बच्चा मंद बुद्धि का होता है, यानी उम्र ज्यादा है लेकिन उसकी सारी बिहेवियर एक बच्चे के जैसी होगी। ऐसे कंडीशंस होते हैं और ऐसे बच्चे के बारे में प्रायः वैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया है कि वो बच्चे लगभग 8 से 12 साल की आयु में डेथ कर जाते हैं, उसकी ज्यादा आयु नहीं होती है। तो ये बच्चे का जो बीमारी है ये डाउन सिंड्रोम है और बच्चों में ये बीमारी का खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था ये लैंगडन डॉन नाम का वैज्ञानिक था और लैंगडन डॉन नाम का वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम पर ही इस बीमारी का नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम, क्योंकि लैंगडन डॉन नाम है वैज्ञानिक का और इसी के आधार पर उन्होंने डाउन सिंड्रोम नाम रखा है। तो लैंगडन डॉन ने डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी का खोज 1866 में किया। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि डाउन सिंड्रोम का खोज किसने और कब किया। तो डाउन सिंड्रोम का खोज लैंगडन डॉन नाम का वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में किया और इस तरह की इस बीमारी के बच्चे जो होते हैं ना उसको मंगोलियन रेस के बच्चे कहते हैं। अब देखेंगे मंगोलिया रेस का बच्चा, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं वैसे फोटो तो देखिएगा कि उसका सिर गोल रहेगा, फेस जो है वो दिखाई पड़ रहा है उसी तरह का, जो खास के जीभ मोटी मोटी दिखाई पड़ेगी। ऐसे कुछ लक्षण उस रेस के बच्चों में दिखाई पड़ता है। मतलब उस रेस के बच्चे जो है वो है नॉर्मल बच्चे हैं लेकिन आपको डाउन सिंड्रोम जैसे बच्चों के रेस के जैसे वो दिखाई पड़ेंगे। इसलिए खास करके इस बीमारी को मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों का जो शेप है इस बीमारी की वजह से मंगोलियन रेस जैसा दिखने लगता है, इसीलिए इसको मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी
जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, खास करके एक बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, ये बीमारी जो है ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की है और ये प्राय पुरुषों में होता है। जैसा कि अभी हमने 3 सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं। पहला हमने आपको बताया टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में, और दूसरा हमने डाउन सिंड्रोम बताया जिसका संबंध किससे था, बच्चे से था। तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि इसका संबंध पुरुषों से है। और ये क्या होता है कि पुरुषों में एक क्रोमोसोम बढ़ जाती है, यानी इसमें भी 2n+1 यानी ट्राइसोमी हो जाती है। लेकिन अभी डाउन सिंड्रोम में क्या था, 21वां क्रोमोसोम बढ़ रहा था और इसमें है 23वां क्रोमोसोम बढ़ रहा है, यानी सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है, यानी 2n+1 हो जा रही है और 2n+1 होकर के यानी 46+1 = 47, यानी सेक्स टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47 हो रही है किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुषों में। तो इसमें सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है जिसकी वजह से वैसे पुरुष बाकी के सामान्य पुरुष से भिन्न दिखते हैं। आप यहां देख रहे होंगे कि वैसे पुरुषों में क्या क्या भिन्नताएं मुख्य रूप से दिख रही है, उसका यहाँ पर हमने कुछ मेंशंस किया है। ए टॉलर लेस मस्कुलर बॉडी देन मेल, देयर एज, ब्रॉडेड हिप्स एंड लॉन्गर लेग्स, लार्जेस्ट ब्रेस्ट, वीकर बोन्स, ए लोअर एनर्जी लेवल, समथिंग, ये जो भी है उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वैसे चीजें मुख्य रूप से आप इनमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पुरुषों में ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये ट्राइसोमी का उदाहरण है, लेकिन इनमें सेक्स क्रोमोसोम X की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद रहने के चलते मानव कोशिका में 47 क्रोमोसोम 44 + XXY यानी सेक्स क्रोमोसोम एक बढ़ रहा है। जबकि डाउन सिंड्रोम में अभी देखे थे हम तो उसमें 21वां क्रोमोसोम यानी ऑटोसोम की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन इसमें सेक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ऐसे फीमेल में कुछ लक्षण ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो फीमेल में होना चाहिए, वो फीमेल के कैरेक्टर वैसे मेल में कुछ दिखाई पड़ेंगे कि वैसे मेल में क्या होगा कि वैसे मेल में उसके जो चेस्ट वाला एरिया है वो फीमेल के जैसे डेवलप दिखाई पड़ेंगे। दूसरा कंडीशन आपको दिखाई पड़ेगा कि वैसे मेल में जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उस मेल में स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम बन पाती है, जिसकी वजह से वह स्पर्म फीमेल के ओवा तक पहुंच ही नहीं पाती, इतनी कम क्वांटिटी में रहती है कि जो उसको फीमेल के ओवा तक पहुंचनी चाहिए उतना दूर तक वो जा ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी उतनी होती नहीं है, जिसकी वजह से वैसे फीमेल में प्रेगनेंसी की शुरुआत नहीं होती है। लेकिन इसके जो जिम्मेदार होते हैं वो मेल होते हैं, क्योंकि मेल में ऐसी कंडीशन होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से जिसके कारण वैसे फीमेल में प्रेगनेंसी की शुरुआत नहीं होती है। अर्थात ऐसे मेल को बांझ पुरुष कहा जाता है, यानी उस मेल के कारण उस मेल में स्पर्म की क्वांटिटीज कम बनने की वजह से ऐसी समस्याएं होती है। तो आज के लिए हम लोग का ये जो कंटेंट है आज इतना ही है। आज हम लोग इन सारे कंटेंट्स को जो पढ़े हैं हम आपको बता दें आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जितने भी कंटेंट्स की चीजों को बताई गई है आप लोग इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार, आपके पास वक्त है कि आप इन सारे चीजों को बार बार रिपीट कर करके इतना कंप्लीट कर ले कि जिस दिन बोर्ड एग्जामिनेशन है उस दिन आपका कॉन्फिडेंट लेवल काफी हाई हो। किसी तरह का आपके अंदर ये नहीं हो भावना कि हम तो इसके बारे में पढ़े नहीं है, हम क्या उत्तर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम हो हर साल अब से फिर से देखा जा रहा है कि प्रथम दिन बायो का एग्जामिनेशन होते हैं, इसलिए आपको अगर तैयारी अच्छी है तो प्रथम दिन अगर बायो का परीक्षा है आपकी तैयारी भी अच्छी है तो किसी तरह का कोई तनाव नहीं होगा। ऐसे प्राय देखा गया है कि फर्स्ट डे एक बोर्ड एग्जाम का फोबिया होता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग हमारे इस वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जो भी वीडियो के कंटेंट, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग बार बार लेकर के आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएंगे। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।